नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे इंडियन पॉलिटी के सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 19 वाइस प्रेसिडेंट पर। हाँ, देश का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस, राष्ट्रपति के ठीक बाद। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पद काफी हद तक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पर आधारित है, पर इसमें अपना देसी तड़का भी है। बिल्कुल, और ये देसी तड़का आप कह सकती हैं खास तौर पर चुनाव प्रक्रिया में नजर आता है। अच्छा, कैसे? राष्ट्रपति के चुनाव से काफी मिलता जुलता है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस इस पद की भूमिका को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए इसी चुनावी पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात, राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति को भी सीधे जनता नहीं चुनती। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जी, पर कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। चुनाव करता है एक इलेक्टोरल कॉलेज। हाँ, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। यहीं पर राष्ट्रपति चुनाव से दो बड़े अंतर साफ दिखते हैं, जिन पर गौर करना चाहिए। हाँ, बताइए। पहला, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के इलेक्टेड सदस्य और नॉमिनेटेड सदस्य दोनों वोट डालते हैं। अच्छा। याद करें, राष्ट्रपति चुनाव में नॉमिनेटेड सदस्य, जैसे राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान वाले सदस्य, वो वोट नहीं डालते। अरे हाँ, ये तो बड़ा फर्क है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ वो लोग वोट करते हैं जिन्हें जनता ने सीधे या इनडायरेक्टली चुना है, एमपीज और एमएलएस। एग्जैक्टली। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वो भी वोट डालते हैं जिन्हें सरकार ने नॉमिनेट किया है। हाँ, जैसे स्कूल काउंसिल चुनाव में इलेक्टेड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ प्रिंसिपल द्वारा नॉमिनेट किए गए प्रीफेक्ट्स भी वोट डाल रहे हो। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। इससे क्या फर्क पड़ता होगा डायनामिक्स पे? थियोरेटिकली ये नॉमिनेटेड सदस्यों को भी देश के दूसरे सबसे बड़े पद के चुनाव में भागीदारी देता है। ठीक है। प्रैक्टिकली, क्योंकि नॉमिनेटेड सदस्य अक्सर सत्ताधारी दल या गठबंधन द्वारा चुने जाते हैं, तो ये रूलिंग पार्टी के लिए थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, पर शायद क्लोज कॉन्टेस्ट में मायने रख सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बड़ा अंतर क्या है? दूसरा बड़ा अंतर ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, मतलब एमएलएज, वो शामिल नहीं होते। ओह, ये तो काफी बड़ा डिफरेंस है। राष्ट्रपति चुनाव में तो एमएलएस का वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति चुनाव पूरी तरह से संसद के सदस्यों तक ही सीमित है, एमपीज ओनली क्लब कह सकते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब स्टेट्स का कोई सी नहीं उपराष्ट्रपति चुनने में। ऐसा क्यों? क्या वजह दी गई इसके पीछे? इसकी वजह काफी लॉजिकल है, और डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने संविधान सभा में इसे स्पष्ट किया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने समझाया कि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, पूरे देश के प्रमुख। उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स केंद्र और राज्य दोनों तक फैली होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि उनके चुनाव में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो, फेडरल स्ट्रक्चर की झलक दिखे। अच्छा, तो प्रेसिडेंट क्योंकि पूरे देश के परिवार के मुखिया हैं, तो इस परिवार के सभी सदस्य, मतलब केंद्र और राज्य, मिलकर चुनेंगे। मेक सेंस? प्रिसाइसली। लेकिन उपराष्ट्रपति का मामला थोड़ा अलग है। उनका मुख्य और सामान्य काम, नॉर्मल फंक्शंस जो हैं, वो राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। हाँ, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। बिल्कुल। वो राष्ट्रपति के कर्तव्य तभी निभाते हैं जब कोई आकस्मिक स्थिति हो, कोई कंटिंजेंसी हो, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफा या पद से हटाया जाना। और वो भी टेम्परेरी तौर पर। हाँ, और वो भी अस्थायी तौर पर। इसीलिए संविधान निर्माताओं को ये जरूरी नहीं लगा कि उनके चुनाव में राज्य विधानसभाओं को शामिल किया जाए। उनका काम मुख्य रूप से केंद्र के लेजिस्लेटिव विंग यानी राज्यसभा से जुड़ा है। समझ गया। तो ये रोल बेस्ड डिफरेंशिएशन है इलेक्टोरल कॉलेज में। रोल के हिसाब से तय किया कि कौन वोट देगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो चुनाव का तरीका है, द मैनर ऑफ इलेक्शन, वो तो राष्ट्रपति जैसा ही है ना? वही कॉम्प्लिकेटेड वाला सिस्टम। हाँ, तरीका बिल्कुल वही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी के जरिए होता है। और वोटिंग? और वोटिंग गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट से होती है। प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव वाली ही है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी सुनने में भारी लगते हैं, पर इसका कोर आइडिया शायद यही है कि वोटों की बर्बादी कम हो। हाँ, और जीतने वाले उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की पसंद का माना जा सके। सदस्य अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। हाँ, ये एनालॉजी ठीक है। जैसे हम दोस्तों के ग्रुप में मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पूछते हैं पहली पसंद कौन सी, दूसरी कौन सी। हाँ, ताकि ऐसी मूवी चुने जिस पर ज्यादातर लोग राजी हों। काफी हद तक सही एनालॉजी है। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि विजेता उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित कोटा मिले,
महज सबसे ज्यादा वोट मिलना काफी नहीं। अच्छा। ये छोटे समूहों या अल्पमत की आवाज को भी थोड़ा वजन देता है राष्ट्रपति चुनाव में। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज छोटा है, सिर्फ एमपीज हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा अलग होता है। ठीक है। और अगर इस चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो जाए या कोई विवाद खड़ा हो जाए, मान लीजिए किसी उम्मीदवार को लगे कि काउंटिंग ठीक से नहीं हुई या कोई इनएलिजिबल था, कहाँ जाएंगे? ऐसे सभी संदेहों और विवादों मतलब डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स की जांच और फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओनली सुप्रीम कोर्ट? हाँ, और उनका फैसला अंतिम फाइनल होता है। इसे किसी और अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये पद की गरिमा और चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक और पॉइंट जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट हो तो मतलब चुनाव के समय लोकसभा भंग हो या कुछ एमपीज की सीटें खाली हों, मृत्यु, इस्तीफा, डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, क्या तब चुनाव रोका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान ये साफ करता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में किसी भी वैकेंसी यानी रिक्ति के आधार पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा। चुनाव तय समय पर होगा, भले ही कुछ सीटें खाली क्यों ना हो। ये कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। सोचिए, अगर सीटें भरने का इंतजार करते रहे तो उपराष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रोविजन है, वरना तो डेडलॉक हो जाता। अच्छा, मान लीजिए चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति ने पद संभाल लिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। हाँ, तो उस दौरान उन्होंने जो काम किए थे, खासकर अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे थे, उनका क्या होगा? क्या वो सब भी रद्द हो जाएंगे? नहीं, उनके द्वारा पद पर रहते हुए मतलब चुनाव रद्द होने की घोषणा से पहले किए गए कार्य अमान्य, इनवैलिडेटेड नहीं होंगे। अच्छा, वो वैलिड रहेंगे? हाँ, वो लागू रहेंगे और मान्य, कंटिन्यू टू बी इन फोर्स, माने जाएंगे। ये भी कंटिन्यूटी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, वरना हर चीज उलट-पुलट हो जाएगी, कियोस फैल जाएगा। सही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन रुकना नहीं चाहिए। सोर्स में एक हिस्टोरिकल टिडबिट भी है। पहले संविधान में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग का प्रावधान था। ये सच है। हाँ, ओरिजिनल संविधान में यही व्यवस्था थी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक संयुक्त बैठक, जॉइंट मीटिंग में इकट्ठा होकर उपराष्ट्रपति चुनेंगे। ओह, तो ये कब बदला? लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी बोझिल, कम्बरसम थी और शायद राजनीतिक रूप से जटिल भी रही होगी। हाँ, लगता तो है। जॉइंट मीटिंग बुलाना, कोरम पूरा करना, फिर वोटिंग, मुश्किल लगता है। इसीलिए इसे 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के जरिए हटा दिया गया। अच्छा, 1961 में? हाँ, अब ऐसी जॉइंट मीटिंग की जरूरत नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी सभी एमपीज चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन वोटिंग शायद अलग-अलग होती है या प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है बिना जॉइंट सिटिंग के। सोर्सेस पर ज्यादा डिटेल नहीं देता, पर जॉइंट मीटिंग की रिक्वायरमेंट हटा दी गई। ठीक है। और सोर्स में टेबल 19.1 भी है, जो 1952 से लेकर अब तक के उपराष्ट्रपति चुनावों की लिस्ट देती है। इसमें दिखता है कि कई बार उपराष्ट्रपति निर्विरोध, अनअपोज्ड भी चुने गए हैं। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पहले 2 कार्यकाल, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जब वो सीजीआई के बाद वीपी बने, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका क्या मतलब है? निर्विरोध चुने जाने का मतलब है कि उनके खिलाफ कोई और उम्मीदवार मैदान में ही नहीं था, या किसी और ने नामांकन पत्र ही नहीं भरा, या भरा भी तो वापस ले लिया। ये उस व्यक्ति की सर्वमान्यता, कंसेंसस या राजनीतिक कद को दर्शाता है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन इतने सम्मानित थे कि पहले 2 बार कोई उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, ये तो है। ये टेबल देखना भी इंटरेस्टिंग है कि कब कब कॉन्टेस्ट हुआ, कौन जीता, कितने वोटों से जीता, रनर अप कौन था। ये उस समय की पॉलिटिकल क्लाइमेट की भी एक झलक देता है। बिल्कुल, ठीक है। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया, इलेक्टोरल कॉलेज का कॉम्पोजिशन, एमएलएस का एक्सक्लूजन और उसका तर्क, विवाद सुलझाने का मैकेनिज्म, हिस्टोरिकल चेंज, सब काफी डिटेल में समझ आ गया। जी। अब आते हैं इस बात पर कि कौन बन सकता उपराष्ट्रपति। What are the qualifications? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? संविधान उपराष्ट्रपति पद के लिए 4 मुख्य योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस बताता है। ओके, क्या है वो? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो खैर बेसिक रिक्वायरमेंट है देश के किसी भी प्रमुख संवैधानिक पद के लिए। हाँ, ये तो है ही। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज। ये राष्ट्रपति के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के लिए। हाँ। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसे राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए।
क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ध्यान दे, सदस्य होना नहीं चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। एग्जैक्टली उसे राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए चुनाव के समय, बल्कि सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। ये राज्यसभा वाली क्वालिफिकेशन ही क्यों, लोकसभा क्यों नहीं? सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का है, हाँ, तो ये लॉजिकल है कि उनमें वो योग्यताएं हों जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। हाँ, जैसे लोकसभा स्पीकर बनने के लिए लोकसभा सदस्य होना या बनने की योग्यता रखना जरूरी है। ये उनके मुख्य कार्य क्षेत्र से जुड़ा है। गॉट इट। और चौथी क्वालिफिकेशन? चौथी क्वालिफिकेशन है कि वो व्यक्ति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी, हाँ। जैसे नगर निगम, पंचायत, हाँ, या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी, जैसे LIC, सेल वगैरह, हाँ। इनके अधीन कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? बेसिकली कोई ऐसी पोजीशन न हो जहां सरकार से सैलरी या बेनिफिट्स मिल रहे हो जिससे पद की निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी पर संदेह हो। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला क्लॉज हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। क्या मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट, गवर्नर इस दायरे में आते हैं? वो भी तो सरकार का हिस्सा है, सैलरी लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और संविधान इसका जवाब भी देता है। अच्छा, क्या कहता है संविधान? संविधान स्पष्ट करता है कि मौजूदा राष्ट्रपति, सिटिंग प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, किसी राज्य के राज्यपाल, गवर्नर और केंद्र या राज्य के मंत्री, मिनिस्टर फॉर द यूनियन और एनी स्टेट, इन सबको लाभ के पद पर नहीं माना जाता। ओह, तो ये लोग एलिजिबल हैं? हाँ, इसलिए ये लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पहले अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, वो VP का चुनाव लड़ सकता है बिना मंत्री पद छोड़े? हाँ, लड़ सकता है। लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसी दिन से उनका मंत्री पद या राज्यपाल का पद, या अगर वो MP MLA हैं तो उनकी सदन की सदस्या, वो अपने आप खाली, वेकेटेड मान ली जाएगी। ऑटोमेटिक? हाँ, ये ऑटोमेटिक है। आप एक साथ 2 संवैधानिक पदों पर नहीं रह सकते। VP और मिनिस्टर, गवर्नर, MP MLA एक साथ नहीं। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी, वरना कंफ्यूजन रहता। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी। जी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है और चुनाव लड़ना चाहता है, नॉमिनेशन कैसे होता है? क्या कोई भी फॉर्म भर सकता है? नहीं, इतना आसान नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र, नॉमिनेशन पेपर पर कम से कम 20 इलेक्टर्स यानी MPs। 20 MPs? हाँ, 20 MPs प्रस्तावक, प्रपोजर्स के रूप में, और कम से कम 20 अन्य इलेक्टर्स यानी और 20 MPs समर्थक, सेकेंडर्स के रूप में हस्ताक्षर करने चाहिए। मतलब कुल मिलाकर 40 MPs का समर्थन चाहिए, सिर्फ नाम आगे बढ़ाने के लिए? जी हाँ, कम से कम 40 MPs। 40 MPs? ये तो अच्छी खासी पॉलिटिकल बैकिंग दिखाता है। मजाक नहीं है। ये रिक्वायरमेंट क्यों डाली गई होगी? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर, सीरियस उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरें, जिनके पास कम से कम संसद सदस्यों के एक हिस्से का समर्थन हो। कुछ और चाहिए? हाँ, हर उम्मीदवार को 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी होती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी? कितनी? 15,000 रुपए। ये प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 के तहत है, जिसे 1997 में अमेंड किया गया था। और ये वापस मिलती है? अगर उम्मीदवार को चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, का 1/6 हिस्सा भी नहीं मिलता, तो ये जमानत राशि जब्त, फोरफीटेड हो जाती है। बाप रे, मतलब परफॉर्मेंस बहुत खराब रही तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे? ये भी सीरियसनेस इंश्योर करने का एक तरीका है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन हो गया, बैकिंग मिल गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो गई, चुनाव भी हो गया और जीत भी गए। अब आती है शपथ, ओथ और अफर्मेशन की बारी। राष्ट्रपति की शपथ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट खुद? हाँ, या फिर राष्ट्रपति द्वारा इस काम के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। ओके, और शपथ में क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति? किन बातों का वचन देते हैं? अपनी शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन में उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से 2 बातें कहते हैं। क्या? पहला, टू बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे।
संविधान सर्वोच्च है और उसके प्रति पूरी वफादारी निभाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और दूसरा, टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, यानी अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों का निर्वहन, ये किसी भी संवैधानिक पद की आत्मा है। ठीक है, शपथ भी हो गई जी। अब आते हैं पद पर बने रहने की शर्तों पर, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। हाँ, एक बार कोई उपराष्ट्रपति बन गया तो उन पर क्या प्रतिबंध या शर्तें लागू होती हैं? संविधान उपराष्ट्रपति के पद के लिए 2 मुख्य शर्तें, कंडीशंस निर्धारित करता है। पहली क्या है? पहली शर्त, वो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, या किसी राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटर, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने चाहिए। मेंबर नहीं होने चाहिए। और अगर कोई ऐसा सदस्य, मतलब एमपी या एमएलए, उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो ये माना जाएगा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से, द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट, उस सदन में अपनी सीट खाली कर दी है, वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस। अच्छा, मतलब डबल मेंबरशिप अलाउड नहीं है? नहीं। ये तो वही बात हुई जो हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिस्कस की थी कि मंत्री या एमपी एमएलए चुनाव लड़ सकते हैं, पर चुने जाने पर उन्हें अपना पिछला पद छोड़ना होगा। ये कंडीशन उसे फॉर्मलाइज करती है। बिल्कुल, ये उसी प्रिंसिपल को रेनफोर्स करती है। दूसरी शर्त भी इसी से जुड़ी है। क्या है दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है कि वो कोई अन्य लाभ का पद, एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण नहीं करेंगे। अच्छा, वीपी बनने के बाद भी? हाँ, ये क्वालिफिकेशन वाली शर्त को पद पर बने रहने के दौरान भी लागू रखता है। मतलब वीपी बनने के बाद भी आप कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले सकते जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आती हो। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति को पूरी तरह से अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति समर्पित रहना होता है। वो एक साथ लेजिस्लेटिव मेंबर और वीपी नहीं हो सकते, ना ही कोई और सरकारी नौकरी या लाभ का पद रख सकते हैं। जी हाँ, ये पद की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, खासकर जब वो राज्यसभा को प्रिसाइड कर रहे हों या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हों। एकदम सही। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि उनके कार्यों में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और वो बिना किसी दबाव या प्रभाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। तो हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव की बारीकियों से लेकर उनकी योग्यताओं, शपथ और पद की शर्तों तक काफी गहराई से समझा। हाँ, ये बात उभर कर आती है कि कैसे उनका चुनाव राष्ट्रपति से अलग है, खासकर इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यों की गैर मौजूदगी, जिसका तर्क डॉक्टर अंबेडकर ने उनके सीमित केंद्रित कार्यक्षेत्र के आधार पर दिया था। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे नॉमिनेशन प्रक्रिया, 40 एमपीज का समर्थन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब सीरियसनेस सुनिश्चित कर दी है। शपथ संविधान के प्रति निष्ठा पर केंद्रित है और पद की शर्तें उन्हें किसी भी अन्य लाभ के पद या विधायिका की सदस्यता से दूर रखती हैं। बिल्कुल, ये अमेरिकन वीपी मॉडल से प्रेरित होते हुए भी राज्यसभा से अपने गहरे जुड़ाव के कारण भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान रखता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक ढांचे में एक दिलचस्प जगह रखता है, राष्ट्रपति का सहायक, राज्यसभा का मुखिया और एक अलग चुनावी प्रक्रिया के साथ। हाँ, ये सोचना रोचक है कि भविष्य में इस पद की भूमिका कैसे विकसित हो सकती है, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में या बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में। निश्चित रूप से ये पद भले ही कम सुर्खियों में रहता हो, पर इसकी संवैधानिक अहमियत कम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो पिछले हिस्से में हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया देखी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपराष्ट्रपति के टर्म और वैकेंसी पर, मतलब टर्म एंड वैकेंसी। हाँ, बिल्कुल। कि भाई उनका कार्यकाल कितना होता है और किन कंडीशंस में उनका पद खाली हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है ना? निश्चित रूप से। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को समझने के लिए उसका टर्म और वो पद कैसे खाली होता है, ये जानना तो मतलब फंडामेंटल है। तो चलिए टर्म ऑफ ऑफिस से शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। हाँ, तो सबसे सीधी बात जो सोर्स में है, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल का, फिक्स्ड। बिल्कुल। जिस दिन वो ऑफिस में अपना पद संभालते हैं उस दिन से गिनती शुरू, पूरे 5 साल। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है, लेकिन जैसा आपने कहा फिक्स्ड, ये वैसा वाला फिक्स्ड नहीं है कि पत्थर की लकीर हो। इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, मतलब 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। सबसे आम तरीका है उनका खुद इस्तीफा देना, रेजिग्नेशन। वो चाहे तो अपने 5 साल के टर्म से पहले कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। और रेजिग्नेशन किसको देंगे? मतलब सीधे कह दिया कि मैं जा रहा हूं या कोई प्रोसेस है?
नहीं, प्रोसेस है। उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को एड्रेस करके देना होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट को। हाँ, और जब प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनका टर्म वही खत्म। ये पूरी तरह उनका अपना फैसला है। समझ गया। ये तो हुई वॉलंटरी बात, रेजिग्नेशन। लेकिन क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है? मतलब अगर वो रिजाइन ना करें पर उन्हें हटाना हो। और यहाँ सोर्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है हाँ, कि प्रेसिडेंट की तरह इनके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग जैसी लंबी चौड़ी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ये बात मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग लगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस में। वीपी को हटाने का तरीका काफी अलग है और कंपैरेटिवली सरल है। सरल कैसे? इसमें मेन रोल राज्यसभा का है। प्रोसेस ये है कि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव लाया जाता है उन्हें हटाने के लिए। सिर्फ राज्यसभा में? और वो पास कैसे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। नहीं, सिंपल मेजॉरिटी नहीं, यहाँ चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत। इफेक्टिव मेजॉरिटी ये क्या चीज है? मैंने पढ़ा सोर्स में, पर थोड़ा टेक्निकल लगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? देखिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत, देन एग्जिस्टिंग मेंबर्स का मेजॉरिटी। तत्कालीन कुल सदस्य संख्या मतलब ये कि राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से उस समय जितनी सीटें खाली हैं, वैकेंसीज हैं, उन्हें हटा दीजिए। अच्छा, तो जो बाकी बचे सदस्य उनका बहुमत चाहिए। मान लीजिए राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है और 15 सीटें खाली हैं, तो सदस्य हुए 230। ठीक। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी 230 का आधा +1 यानी 116। कम से कम इतने वोट चाहिए उस रेजोल्यूशन के पक्ष में। ये सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, समझ गया। मतलब जितनी सीटें भरी हुई हैं उनका बहुमत, वैकेंसीज काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारा काम राज्यसभा में ही हो गया, लोकसभा का कोई रोल नहीं? नहीं, रोल है। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होने के बाद वो रेजोल्यूशन लोकसभा में जाता है। अच्छा। लेकिन लोकसभा का रोल थोड़ा सेकेंडरी है यहाँ। लोकसभा को उस रेजोल्यूशन पर बस अपनी सहमति देनी होती है, अग्रीड टू बाय द लोकसभा। और सहमति कैसे? वही इफेक्टिव मेजॉरिटी? नहीं, लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी काफी है। मतलब जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत, बस। तो असली पावर तो राज्यसभा के पास ही हुई। और सोर्स एक और बात कहता है कि ये रेजोल्यूशन शुरू भी सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकता है। लोकसभा इसे इनिशिएट नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों? इसका सीधा कनेक्शन उनके एक और रोल से है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। हाँ, ये तो पता है। एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी वीपी बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उसके कामकाज के प्रमुख हैं, इसलिए उन्हें हटाने की इनिशिएटिव लेने का अधिकार मुख्य रूप से राज्यसभा को ही दिया गया है। ये एक तरह से हाउस का अपने चेयरमैन पर कंट्रोल दिखाता है। मेक सेंस। हाँ, ये लॉजिकल है। और एक और फॉर्मेलिटी है शायद, 14 डेज का नोटिस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन लाने से कम 14 दिन पहले वीपी को एडवांस नोटिस देना कंपलसरी है। क्यों? ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। उन्हें पता तो होना चाहिए कि उनके खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है ताकि वो अपना पक्ष रख सकें या तैयारी कर सकें। एकदम से सरप्राइज नहीं कर सकते। 14 दिन का नोटिस, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन जो बात मुझे अभी भी सबसे ज्यादा अजीब लग रही है वो सोर्स का ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वीपी को हटाने का कोई ग्राउंड, कोई आधार बताया ही नहीं गया। हाँ, मतलब प्रेसिडेंट के लिए तो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ भी नहीं, बस राज्यसभा को लगा हटाना है, इफेक्टिव मेजॉरिटी मिली, लोकसभा ने हाँ कर दिया और हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है। एक्सप्लिसिटली कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है। थियोरेटिकली हाँ, इसका मतलब यही है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा सहमत है रिस्पेक्टिव मेजॉरिटीज से, तो उन्हें हटाया जा सकता है बिना कोई कारण बताएं। ऑफिशियली टेक्निकली हाँ, कोई कारण बताना कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, ऐसा होना कि बिना किसी ठोस वजह के, किसी पब्लिकली एक्सेप्टेबल रीजन के वीपी को हटाने का प्रोसेस शुरू हो जाए, ये पॉलिटिकल रूप से बहुत मुश्किल है। हाँ, हंगामा तो मच जाएगा। बिल्कुल। इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस बहुत सीरियस होंगे। शायद संविधान बनाने वालों ने ये सदन के विवेक पर छोड़ दिया था कि वो इस पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। सदन का विश्वास खो देना ही काफी है टेक्निकली।
खैर, ये एक अलग डिबेट है। अब एक और पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए, टर्म खत्म, लेकिन नए वीपी का चुनाव अभी हुआ नहीं है या उन्होंने चार्ज नहीं लिया, तब क्या होगा? ऑफिस खाली? नहीं, ऑफिस खाली नहीं रह सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान कहता है कि ऐसी स्थिति में जब तक उनका सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी आकर पद नहीं संभाल लेता, तब तक मौजूदा वीपी ही अपने पद पर बने रहेंगे, चाहे उनका 5 साल का टर्म खत्म ही क्यों ना हो गया हो। इसे होल्डिंग ओवर कहते हैं। अच्छा, मतलब कुर्सी खाली नहीं रहेगी जब तक नया बंदा ना आ जाए, पुराना वाला काम देखता रहेगा। ठीक है। और क्या री इलेक्शन पॉसिबल है? एक बार वीपी बन गए तो दोबारा बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई रोक नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रोवाइडेड वो हर बार इलेक्शन जीते। कोई बना है क्या दोबारा? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो लगातार 2 टर्म्स के लिए 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। अच्छा, तो मल्टीपल टर्म्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये तो वही कार्यकाल की बात। 5 साल, रेजिग्नेशन, रिमूवल, राज्यसभा ड्रिवन, नो स्पेसिफिक ग्राउंड और री इलेक्शन। अब आते हैं वेकेंसी पर। पद खाली कैसे कैसे हो सकता है? सोर्स ने 5 तरीके बताए। हाँ, 5 मेन रीजंस है जिनसे वीपी का ऑफिस वेकेंट हो सकता है। पहला तो सबसे ऑब्वियस है, उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। ये तो प्रेडिक्टेबल है। हाँ, दूसरा, उनके इस्तीफा देने पर, बाय हिज रेजिग्नेशन, ये हमने डिस्कस किया। तीसरा, उन्हें पद से हटाए जाने पर, ऑन हिज रिमूवल, ये भी हमने देखा। चौथा कारण दुखद है पर पॉसिबल है, उनकी मृत्यु हो जाने पर, बाय हिज डेथ, पद पर रहते हुए। हाँ, और सोर्स में इसका जिक्र भी है कि कृष्णकांत जी पहले वीपी थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और 5वां तरीका है अन्यथा, अदरवाइज। ये बड़ा वेग सा लगता है। इसमें क्या आता है? ये अदरवाइज एक तरह का कैच ऑल क्लॉज है उन सिचुएशंस के लिए जो पहले 4 में फिट नहीं होती। जैसे मान लीजिए वो पद धारण करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएं, इलेक्शन के बाद पता चले कि वो एलिजिबल ही नहीं थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट उनके इलेक्शन को ही अवैध वॉइड घोषित कर दे किसी कारण से। अच्छा, तो ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए ठीक है। अब जब पद खाली होता है तो उसे भरा कैसे जाता है? क्या हमेशा प्रोसेस सेम रहता है? नहीं, यहाँ 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं। पहला, अगर वैकेंसी टर्म एक्सपायर होने की वजह से हो रही है, हाँ, जो प्रिडिक्टेबल है। डेथ या वो अदरवाइज वाले कारणों से, हाँ, जो अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, तब तो पहले इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। उस स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल कराया जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। एज सून एज पॉसिबल। कोई टाइम लिमिट नहीं है? जैसे प्रेसिडेंट के केस में शायद 6 महीने है। नहीं, वीपी के केस में कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट जैसे 6 महीने मेंशन नहीं करता, बस एज सून एज पॉसिबल कहता है। ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो कितनी जल्दी चुनाव करवाते हैं। ओके। अब इससे जुड़ा एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सोर्स में भी है। मान लीजिए पद बीच में खाली हुआ, किसी की डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया और नया इलेक्शन हुआ, तो जो नया वीपी आएगा वो सिर्फ बचे हुए टर्म के लिए आएगा? जैसे पुराने वाले ने 2 साल किए थे तो नया वाला 3 साल के लिए? नहीं, ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है और यहाँ प्रेसिडेंट और वीपी में फर्क है। अच्छा। जब उपराष्ट्रपति का पद बीच में खाली होता है और नया चुनाव होता है, तो जो नया व्यक्ति चुना जाता है वो बचे हुए टर्म के लिए नहीं आता है। तो वो पूरे 5 साल के फुल टर्म के लिए पद धारण करता है जिस दिन से वो ऑफिस एज्यूम करता है। अरे वाह, मतलब पूरा 5 साल का नया टर्म मिलेगा, चाहे वैकेंसी 1 साल बाद हुई हो या 4 साल बाद। हाँ बिल्कुल। वो अपना खुद का 5 साल का कार्यकाल शुरू करता है, उसे पिछले वाले का बचा हुआ टर्म पूरा नहीं करना होता। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हर बार जब भी वैकेंसी फिल होगी एक्सेप्ट एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो पूरे 5 साल का साइकिल शुरू होगा। एग्जैक्टली, ये वीपी के ऑफिस के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो संक्षेप में टर्म 5 साल, पर पहले खत्म हो सकता है इस्तीफे से, हटाने से, आरएस इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्लस एलए सिंपल एग्रीमेंट, नो ग्राउंड नीडेड, मृत्यु से, या अदरवाइज री इलेक्शन पॉसिबल है। वैकेंसी अगर टर्म एंड होने पर है तो इलेक्शन पहले होगा, अगर अचानक है तो एज सून एज पॉसिबल, और नया चुना गया वीपी पूरे 5 साल के लिए आएगा। काफी सारी डिटेल्स हैं इसमें। हाँ, ये सारी प्रक्रियाएं उपराष्ट्रपति पद की स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, तो ये टर्म और वैकेंसी वाले पहलू हमने समझ लिए, काफी कुछ था इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पावर्स और फंक्शंस क्या हैं।
ठीक है, अब हम भारतीय और अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना, मतलब इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट्स कंपेयर्ड, इस पर चर्चा करेंगे। तो सोर्स बताता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया गया है, मतलब मॉडल वहीं से लिया है, इंस्पिरेशन वहीं से आई है ना? हाँ बिल्कुल, ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो काफी मिलता जुलता है। जैसे अमेरिका में एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट, वैसे ही हमने भी ये व्यवस्था अपनाई। पर जैसा सोर्स साफ कहता है, एक बहुत बड़ा फंडामेंटल अंतर है। अंतर है। हाँ, खासकर उस सिचुएशन में जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली मतलब वेकेंट हो जाता है। ये वो पॉइंट है जहां दोनों सिस्टम्स बिल्कुल अलग रास्ते पर चले जाते हैं। अच्छा, क्या अंतर है? सुनने में तो पहली नजर में लगता है कि हाँ, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नहीं है तो वो काम संभालेगा, सीधा लगता है। इसमें क्या मतलब क्या पेच है? देखिए, पेंच है सक्सेशन के प्रोसेस में और उसके पीछे की सोच में। अमेरिका में सिस्टम बिल्कुल अलग है। अगर वहाँ राष्ट्रपति का पद खाली होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें या इम्पीचमेंट हो जाए या खुदा ना खास्ता उनकी मृत्यु हो जाए, हाँ। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है, वो सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के बचे हुए पूरे कार्यकाल, अनएक्सपायर्ड टर्म जिसे कहते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति रहते हैं। पूरे बचे हुए कार्यकाल के लिए, मतलब मान लीजिए 4 साल का टर्म है और 1 साल बाद ही प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया, तो वीपी अगले 3 साल तक प्रेसिडेंट रहेंगे पूरी पावर के साथ। एग्जैक्टली वो फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं, उन्हें वो सारे अधिकार, सारी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं जो एक चुने हुए राष्ट्रपति की होती हैं फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट स्पेसिफिक 4-year टर्म। ओह, ये है कंटिन्यूटी ऑफ पर्सन, मतलब उसी एडमिनिस्ट्रेशन को उसी व्यक्ति जो पहले वीपी था उसकी लीडरशिप में जारी रखने पर जोर है। वो टेक्निकली प्रेसिडेंट के ऑफिस में मूव कर जाते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये सिर्फ टाइम का फर्क नहीं है, ये तो पूरी सोच का फर्क है। अमेरिका में कंटिन्यूटी मतलब वही इंसान जो वीपी था अब प्रेसिडेंट बनकर सरकार चलाता रहे। तो भारत में क्या होता है फिर इस सिचुएशन में? भारत में व्यवस्था बिल्कुल अलग है। यहाँ अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, इस्तीफा, मृत्यु या कोई और कारण, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते तो हैं, लेकिन केवल एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब टेम्परेरी कैपेसिटी में। जैसे किसी ऑफिस में बॉस लंबी छुट्टी पड़ जाए तो कोई दूसरा टेम्परेरी चार्ज ले लेता है, पर वो बॉस की कुर्सी पर परमानेंटली नहीं बैठ जाता, कुछ वैसा। हाँ हाँ, बिल्कुल टेम्परेरी। उनका काम सिर्फ तब तक होता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव होकर वो पदभार ग्रहण मतलब अज्यूम्स चार्ज नहीं कर लेते। और संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। अच्छा, 6 महीने के अंदर? हाँ, तो उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं। वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए, मान लीजिए 2 या 3 साल के लिए, राष्ट्रपति नहीं बनते। अच्छा, तो ये जो स्कूल वाली एनालॉजी हम सोच रहे थे वो यहाँ ज्यादा फिट बैठती है फिर। हाँ, कि प्रिंसिपल लंबी छुट्टी पर गए तो वाइस प्रिंसिपल ने टेम्पररी काम संभाला जब तक परमानेंट प्रिंसिपल वापस ना आ जाए या नए अपॉइंट ना हो जाए। वो वाइस प्रिंसिपल ही रहते हैं टेक्निकली, बस टेम्पररी ड्यूटी निभा रहे हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। भारत में फोकस है पद की कॉन्टिन्यूटी पर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑफिस, ना कि उसी व्यक्ति की कॉन्टिन्यूटी पर जो वीपी था, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पर्सन। पद खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए वीपी स्टेप इन करते हैं, लेकिन सिस्टम जल्द से जल्द एक नया प्रेसिडेंट चुनने पर जोर देता है। अमेरिका में फोकस उसी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्टिन्यूटी पर है, इसलिए वीपी पूरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो मूल अंतर सिर्फ कार्यकाल की अवधि का नहीं है, बल्कि पद की प्रकृति और संवैधानिक सोच का है। अमेरिका में व्यक्ति उसी पद को संभालता है, भारत में पद बना रहता है और व्यक्ति अस्थायी रूप से कार्य करता है जब तक नया चुनाव ना हो। हाँ, ये निरंतरता वाला तर्क समझ आ रहा है, खासकर राष्ट्राध्यक्ष के पद के लिए तो ये बहुत जरूरी है। ये वाकई काफी बड़ा अंतर है। अमेरिकी वीपी को तो इस स्पेसिफिक सिनेरियो में कहीं ज्यादा सब्सटैंटिवली पद मिल जाता है ना, भले ही बचे हुए टर्म के लिए ही सही। हाँ, कह सकते हैं। पद की प्रकृति ही बदल जाती है एक तरह से। अमेरिकी वीपी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, भारतीय वीपी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, जो प्रेसिडेंट के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, पर टेक्निकली वो रहते वीपी ही हैं, जिनकी मुख्य भूमिका तो राज्यसभा के सभापति की है। ये सक्सेशन का एक अलग फिलोसॉफिकल अप्रोच है, जो शायद हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम और राष्ट्रपति की जो भूमिका है उससे ज्यादा मेल खाता है। ये बात तो है। अच्छा, सोर्स में ये भी लिखा है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति को
उस रूप में, मतलब इन दैट कैपेसिटी, यानी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम, सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं सौंपा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या उनका काम इम्पोर्टेंट नहीं है? ये सुनकर तो थोड़ा लगता है कि बस नाम का पद है। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पद इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट के लेबल के तहत उनके पास रोजमर्रा के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ज्यादा नहीं हैं। आप देखिए, सरकार चलाने का असली काम किसका है? प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का, है ना? हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। बिल्कुल। राष्ट्रपति के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, वो हेड ऑफ स्टेट है। उपराष्ट्रपति का मुख्य काम, जैसा सोर्स भी कहता है और आर्टिकल 64 में लिखा है, वो है राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अच्छा, ये पदेन या एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? थोड़ा और समझाएंगे। एक्स ऑफिशियो या पदेन का मतलब है कि उस पद के आधार पर स्वतः मिलने वाला पद, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। यानी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली बिना किसी अलग चुनाव के राज्यसभा का सभापति भी होगा। अच्छा। उसे अलग से सभापति चुना नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वो यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो हो सकता है। समझ गई। तो राज्यसभा चलाना, सदन की कार्रवाई मैनेज करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये उपराष्ट्रपति का मेन डिफाइंड रोल है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधायी भूमिका है, लेजिस्लेटिव रोल है, एग्जीक्यूटिव नहीं। और दूसरा काम हुआ एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना, जो कभी कभार ही होता है, मतलब कंटिंजेंसी में, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में। एग्जैक्टली। एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना एक आकस्मिक कंटिंजेंट भूमिका है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक्टिवेट नहीं होती। ये एक तरह से बैकअप प्लान है। तो अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे देखें तो उनके पास डेडिकेटेड एग्जीक्यूटिव पावर्स कम है। उनका प्राइमरी डिफाइंड रोल लेजिस्लेटिव है, राज्यसभा चेयरमैन, और सेकेंडरी रोल कंटिंजेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। तभी शायद कुछ विद्वानों ने, स्कॉलर्स ने उन्हें हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा है। ये सुनने में तो काफी तीखा लगता है, फालतू महामहिम। ऐसा क्यों कहा गया होगा? पर जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि राज्यसभा चलाना कितना इंपॉर्टेंट काम है, तो क्या ये टर्म थोड़ा अनफेयर नहीं लगता? लेजिस्लेटिव साइड भी तो जरूरी है। हाँ, ये थोड़ी कठोर और हाँ शायद अनफेयर टिप्पणी है। आपने सही पॉइंट उठाया। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है गैर जरूरी या फालतू। इसके पीछे का तर्क शायद यही रहा होगा कि चूंकि उपराष्ट्रपति के पास सीधे तौर पर रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में, एग्जीक्यूटिव रेल्म में बहुत ज्यादा शक्तियां या भूमिका नहीं है, मतलब पीएम या कैबिनेट की तरह नहीं, या कुछ मामलों में राष्ट्रपति की तरह भी नहीं, तो क्या ये पद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? क्या ये सच में जरूरी है? ये टिप्पणी इसी लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आई होगी कि वाइस प्रेसिडेंट एज वाइस प्रेसिडेंट doesn't do much on a daily basis in the executive functioning of the government. ये राज्यसभा के उनके महत्वपूर्ण काम को शायद उतना वजन नहीं देती है। लेकिन फिर ये पद बनाया ही क्यों गया? अगर इतने सिग्निफिकेंट फंक्शंस नहीं सौंपे गए जैसा सोर्स कह रहा है, और कुछ लोग इसे सुपरफ्लुअस भी मानते हैं, तो फिर संविधान निर्माताओं ने इसे रखा ही क्यों? क्या जरूरत थी? व्हाट वाज द पॉइंट? जरूर कोई गहरी वजह रही होगी। हाँ, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था और सोर्स उसे हाईलाइट भी करता है। ये पद मुख्य रूप से भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता, पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वाल्व है, एक बहुत जरूरी बैकअप सिस्टम। अच्छा, सेफ्टी वाल्व। हाँ, सोचिए भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। अगर वो पद अचानक खाली हो जाए, मृत्यु, इस्तीफा या कोई और कारण, और कोई तुरंत उस पद को संभालने वाला न हो, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम पैदा हो जाएगा, एक शून्य। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, ये देश की स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर क्राइसिस के समय। कल्पना कीजिए, अचानक देश बिना हेड ऑफ स्टेट के हो जाए, कितना कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी फैल सकती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हेड ऑफ स्टेट का पद एक पल के लिए भी खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग का होना, भले ही वो रोजमर्रा के कामों में शायद उतना एक्टिव ना हो, पर उनकी प्रेजेंस एक स्टेबिलिटी देती है, एक एहसास कि कोई है संभालने वाला। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उपराष्ट्रपति का पद ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या पद खाली होने पर तुरंत कोई उस जिम्मेदारी को उठा ले, भले ही टेम्परेरी तौर पर। ये देश को ये अश्योरेंस देता है कि गवर्नेंस में कोई ब्रेक नहीं आएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो ये पद सुपरफ्लुअस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का एक अहम हिस्सा है। इसे एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक आवश्यक बैकअप की तरह देखा जाना चाहिए, जो लोकतंत्र के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है।
वो सुपरफ्लुअस हाइनेस वाली टिप्पणी इसके इसी क्रूशियल सेफ्टी नेट फंक्शन को नजरअंदाज करती है। समझ गई। तो ये स्पेयर व्हील वाली एनालॉजी जो पहले दिमाग में आई थी, वो काफी हद तक सही बैठती है। रोज गाड़ी उसी पर नहीं चलती, लेकिन जब मेन टायर पंचर हो जाए तो उसकी कीमत समझ आती है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, सफर रुक जाएगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। बिल्कुल सही। रोजमर्रा के कामों में शायद इसकी भूमिका उतनी विजिबल ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये इंडिस्पेंसिबल है। अब देखिए, सोर्स में टेबल 19.2 में कुछ आर्टिकल्स भी दिए गए हैं जो उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े हैं। हाँ हाँ, देख रही हूँ। ये आर्टिकल्स इस पद की कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और फंक्शंस को और स्पष्ट करते हैं और दिखाते हैं कि संविधान ने इसे कितनी बारीकी से डिजाइन किया है। हाँ हाँ, आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक। क्या हम इन पर एक नज़र डाल सकते हैं? पिछली बार की तरह सिर्फ लिस्ट करने के बजाय क्या हम इन्हें ग्रुप्स में समझ सकते हैं? जैसे कौन सा आर्टिकल क्या बताता है, उससे शायद पूरी पिक्चर और क्लियर हो जाए। हाँ जरूर, ये अच्छा तरीका रहेगा। तो सोर्स में दिए गए आर्टिकल 63 से 71 उपराष्ट्रपति पद का पूरा संवैधानिक ढांचा बनाते हैं। इन्हें हम कुछ थीमेटिक ग्रुप्स में देख सकते हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है। पहला ग्रुप है पद की स्थापना और चुनाव से जुड़ा। इसमें है आर्टिकल 63, जो बस ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पद का अस्तित्व एस्टैब्लिश करता है। फिर है आर्टिकल 66, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया बताता है, कैसे चुनाव होगा, कौन वोट देगा। इलेक्टोरल कॉलेज। हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब आर्टिकल 66 में है। दूसरा ग्रुप है उनके मुख्य कार्य से जुड़ा। ये है आर्टिकल 64, जो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। जैसा हमने बात की, पदेन यानी उपराष्ट्रपति होने के नाते ही वो राज्यसभा के सभापति होंगे। यही उनका मुख्य रोजमर्रा का काम है। इसी आर्टिकल में यह भी साफ लिखा है कि जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे तब वो सभापति की ड्यूटी नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी क्लियर है। हाँ, तीसरा ग्रुप है उनकी आकस्मिक भूमिका या कंटिंजेंट रोल से जुड़ा। यह है आर्टिकल 65, जिस पर हमने इतनी बात की। यह बताता है कि राष्ट्रपति का पद अचानक खाली होने, कैजुअल वैकेंसी पर या उनकी अनुपस्थिति, एब्सेंस में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। ये उनका वो स्पेयर व्हील वाला फंक्शन है। चौथा ग्रुप है कार्यकाल, पदरिक्ति, शपथ वगैरह से जुड़ा। इसमें कई आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 67 उनके कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस, सामान्यतः 5 साल, इस्तीफा देने की प्रक्रिया और पद से हटाने रिमूवल की प्रक्रिया बताता है, जिसके लिए राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होना और लोकसभा की सहमति जरूरी है। आर्टिकल 68 बताता है कि अगर कार्यकाल से पहले पद खाली हो जाए तो चुनाव कब होगा, जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल। और नया चुना गया वीपी पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि सिर्फ बचे हुए टर्म के लिए। अच्छा, ये भी यूएस से अलग है फिर? हाँ, ये भी अलग है। और आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ और एफर्मेशन का जिक्र करता है। और पांचवां ग्रुप है अन्य और विविध मामलों से जुड़ा। इसमें आर्टिकल 70 है, जो संसद को शक्ति देता है कि वो ऐसी किसी आकस्मिकता, कॉन्टिजेंसी के लिए कानून बना सके जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, ताकि राष्ट्रपति के कार्य चलते रहें। और आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों, डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स के बारे में है, जिनका निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा और किसी कोर्ट में नहीं। वाओ! तो ये आर्टिकल 63 से 71 तक मिलकर उपराष्ट्रपति के पद का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उनके अस्तित्व से लेकर उनके चुनाव, कार्यकाल, मुख्य कार्य, राज्यसभा चेयरमैन, आकस्मिक कार्य, एक्टिंग प्रेसिडेंट, शपथ, पद खाली होने की स्थिति और चुनाव संबंधी विवादों तक सब कुछ कवर करते हैं। ये थीमेटिक ग्रुपिंग से समझना वाकई आसान हो गया। बिल्कुल, ये संविधान में उपराष्ट्रपति पद की पूरी रूपरेखा, उसकी शक्तियां और सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करते हैं। ये दिखाते हैं कि भले ही उन्हें मजाक में सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा गया हो, संविधान निर्माताओं ने इस पद को काफी सोच समझकर और स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ स्थापित किया था। हाँ, खासकर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के नजरिए से। ये अमेरिकी मॉडल से इंस्पायर जरूर हुआ, लेकिन भारतीय जरूरतों के हिसाब से इसे अडेप्ट किया गया, खासकर सक्सेशन के मामले में। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राजनीति के अध्याय 19
उपराष्ट्रपति पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।